स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का नया कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी प्राप्त होती है, वो आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमें कितनी प्राप्त होती है उसके बारे में देखा था। तो उसके बारे में बताते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगिड एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको हेडिंग लगानी है और नोट्स स्वयं से बनानी है। नोट्स स्वयं से बनाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम थोड़ी प्रीवियस लेक्चर्स की बातें करेंगे। वहाँ पर हमने देखा था कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, ठीक है। और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण देखा था हमने? पोटेंशियल एनर्जी देखी थी खुद चार्ज सिस्टम के कारण देखा था। और एक पोटेंशियल एनर्जी देखी थी हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। दो प्रकार की हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी है और उन दोनों के ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए हैं और क्वेश्चंस के साथ में हमने आपको बढ़िया तरीके से फील्ड के साथ में बताया। तो उसकी आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक। अब तो इनके बारे में हमें प्राप्त होता है, जो हम पोटेंशियल एनर्जी देख रहे थे यह हमें सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण प्राप्त होती है। वो हमें सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण की प्राप्त होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है। थोड़ा सा फास्ट करवाएंगे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा प्रीवियस लेक्चर किए, फिर हम जैसे इस टॉपिक के ऊपर आएंगे हम आपको स्लोली बता देंगे। तो इसके अंदर सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण कितनी प्राप्त होती है? जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज कितने प्राप्त होते हैं? दो प्राप्त होते हैं। टू पॉइंट चार्ज होते हैं, उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 अपॉन R प्राप्त होती है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं वहाँ पर यदि हमारे पास पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है QVA प्राप्त होती है। वहीं पर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज होते हैं, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए होते हैं, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी तो लिखते हैं, साथ में सिस्टम ऑफ चार्ज के भी हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो इसके अंदर देखो Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R हमारे पास क्या आती है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट चार्ज के कारण सिस्टम के कारण हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ये प्राप्त होती है। लेकिन खुद के सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी हमें के Q1 Q2 अपॉन R ही प्राप्त होती है। ये दोनों में डिफरेंस था। और आज हम दो ही चार्ज लेंगे, लेकिन वो दोनों चार्ज क्या प्राप्त है? दोनों चार्ज हमें डाइपोल के रूप में प्राप्त है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा डाइपोल का भी नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर डाइपोल के बारे में बता देते हैं। डाइपोल में क्या होता है, हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड समान होता है, लेकिन उनका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड समान होता है लेकिन उनके चिन्ह होते हैं वो हमें विपरीत प्राप्त होते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्मॉल डिस्टेंस पर रखा हुआ होता है तो हमें डाइपोल प्राप्त होता है। तो डाइपोल के लिए ये हो गया, डाइपोल ये होता है P होता है, ठीक है। तो डाइपोल के अंदर हमें P प्राप्त होता है Q इंटू 2a, इनके मध्य की डिस्टेंस 2a ले लो या 2l ले लो, ये प्राप्त होती है। डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बातें हो गई हमारी। हमें पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण प्राप्त हुई थी? हमें पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हुई थी, ये बातें आपको याद है ना? ये क्या यहाँ पर काम आने वाली बातें हैं, ये प्रीवियस लेक्चर की बातें जो हमने आपको बताई थी। थोड़ा फास्ट हो गए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमें नहीं प्राप्त होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में प्राप्त होती है नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। यदि पॉजिटिव में बोलना चाहें तो पॉजिटिव में बोलेंगे द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो उसका पॉजिटिव, और उसका नेगेटिव बोल दिया तो नेगेटिव के लिए लगाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स की बातें हो गई, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारी लेक्चर के ऊपर आते हैं, हम बढ़िया शांति से सुंदर सुंदर तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। यह हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे? हम किसके लिए पढ़ेंगे? हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए रखेंगे। ये साथ में हम कंसिडर करें या फिर एज्यूम करें, ये साथ में आप लिखते हुए चलेंगे थोड़ी, ठीक। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक मैंने डाइपोल लिया नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पे लिखा मैंने इसका पॉजिटिव चार्ज। ये डाइपोल हो गया और ये डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। डाइपोल की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगी? ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी P डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। इनके मध्य की डिस्टेंस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2l, इनके मध्य की डिस्टेंस ले लेता हूँ। दोनों के चार्ज के मध्य की डिस्टेंस 2l हो गई है, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, ठीक। अब इसके बारे में एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ वो हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। वहाँ पर हमने बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई भी चार्ज
डाइपोल रखते हैं तो उस डाइपोल के ऊपर फोर्स कार्य नहीं करता, उस डाइपोल के ऊपर फोर्स कार्य क्या नहीं करता। क्यों नहीं करता है वो अब देखते हैं। क्योंकि देखो, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट चार्ज रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज रखते हैं, तो पॉइंट चार्ज के ऊपर एक फोर्स कार्य करता है। वह फोर्स किस प्रकार से कार्य करेगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है, यदि क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वह फोर्स कार्य करेगा। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप मार्क करेंगे, लिखेंगे, इफ वी रिप्लेस द पॉजिटिव चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी फाइंड द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास आएगा इन द फोर्स की डायरेक्शन आएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर मैं यहाँ लिखता हूँ, पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा क्यों ई फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यों ई मान का फोर्स इधर आ जाएगा। क्यों कहा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इनकी लाइन जॉइनिंग एक्सिस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। दोनों की लाइन जॉइनिंग एक्सिस सेम होने के कारण ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास यहाँ नेट फोर्स 0 प्राप्त होता है। इसका और भी बढ़िया से फील्ड लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर हमने आपको बता रखा है कि डाइपोल के कारण हमें फोर्स 0 होता है। लेकिन अब ये डाइपोल रोटेट क्यों करेगा, रोटेट करेगा टॉर्क के कारण, ठीक है। वो टॉर्क कितना आता है वो आपको डीपली बताया हुआ है, यहाँ पर हम शॉर्ट में बताएंगे। सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स कार्य करता है, पॉजिटिव हो तो इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव हो तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स डाइपोल पर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों की लाइन जॉइनिंग एक्सिस है और इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हमारे पास नेट फोर्स 0 आ जाएगा। अब इसको लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे इसको रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कराती है, रोटेट करवाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट करवाएगी, तो रोटेट करवाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक वर्क करेगी। वो वर्क कितना आएगा, तो वर्क बाय इलेक्ट्रिक फोर्स वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो क्या आप बोलेंगे सर हमारे पास वर्क का फॉर्मूला प्राप्त होता है कि हम यहाँ देखते आ रहे हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देखते आ रहे हैं, या फिर हम विभव के लिए पोटेंशियल के लिए देखते आ रहे हैं, लेकिन वो हम यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हम जानते हैं हम यहाँ पर एफ डी एक्स लगाएंगे तो फोर्स तो हमारे पास 0 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके कारण एफ डी एक्स नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो हमें पता है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो वहाँ पर हमने बोला है कि यहाँ पर क्या होगा, फोर्स 0 है लेकिन यहाँ पर टॉर्क उत्पन्न होगा, यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा और उसके कारण ये रोटेट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। रोटेशनल मोशन का वर्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो टो डी थीटा यहाँ पर लिखाया जाएगा, टो डी थीटा डॉट आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ जाएगा टो डी थीटा, हमारे पास इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक। अब ये टो कहाँ से आया, ये टो हमारे पास प्राप्त हुआ कि इसको रोटेट कराने के लिए इसके ऊपर जो बल आघूर्ण रख रहे, रोटेशन मोशन में जो वर्क जो फोर्स लग रहा है उसको टॉर्क बोला जाता है, उसको बल आघूर्ण बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, पी ई साइन थीटा हमें प्राप्त होता है, ठीक है। पी ई साइन थीटा प्राप्त होगा। पी जहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल, जो हमारे पास पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा पी डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ई आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर क्या आ जाता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के मध्य जो एंगल बन रहा है वह हमारे पास क्या है, एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो डाइपोल की और ये दोनों बात यहाँ पर हो गई है। अब बात करते हैं, इतनी बात हो गई, ये फॉर्मूले की बात हो गई, ये सारी बातें हो गई। अब इसको हम देखते हैं ये फॉर्मूले यूज कैसे करेंगे। हमें ये पता चल गया कि नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होगा तो इसके ऊपर वर्क करेंगे, तो इसके अंदर हम रोटेशनल वर्क का काम करेंगे। वो रोटेशनल मोशन में हमारे पास फोर्स की जगह क्या आता है, टॉर्क आता है, तो टॉर्क वाला लगाएंगे। टॉर्क वाला लगाने के पास टॉर्क का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में हम इसको आगे किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार इसको रोटेट करवाया जाता है। तो ये इसको क्या करा जाता है, इसको टॉर्क है वो क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये वाला इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है। जो ये टॉर्क प्राप्त हुआ हमें, ये टॉर्क क्या करेगा, इस टॉर्क को क्या करेगा,
डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाता है। इसको रोटेट कैसे करवाएगा? क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक अज्यूम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंसिडर करेंगे कि हमने इस डाइपोल को, यह टॉर्क तो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। क्लॉकवाइज क्या करवा रहा है? रोटेट करवा रहा है। लेकिन हम ये डिस्प्लेसमेंट जो ले रहे हैं डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसके टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में। यह बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखोगे? यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट को टॉर्क का वो क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है, लेकिन इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज प्राप्त करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज ये एज्यूम किया जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं ये यहाँ पर इसका मान लेता हूँ एंगल ये θ1 है, तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज मान लो कि इसको मैं यहाँ लेके आ गया। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये यहाँ पर आप कितना एंगल बनेगा? ये एंगल बनेगा θ2 एंगल। θ1 से कहाँ आ गया है? θ2 पर आ गया है। ठीक है, ये दोबारा से ध्यान देखो। पहले देखो इनिशियल पोजीशन में ये थीटा एंगल बना रहा था, किसके साथ में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। इसको मैंने क्या किया? इसके एंटी क्लॉकवाइज, इसके क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाया। तो इसके ऊपर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? यहाँ से लेंगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में θ2। ठीक, तो देखो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो इनके मध्य जो एंगल बन रहा है वो एंगल हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, कहीं आपकी डायरेक्शन ये आ जाए और ये आ जाए तो आपको यहाँ का ये एंगल दे रखा है तो ये एंगल नहीं लेंगे, इनकी डायरेक्शन के मध्य जो एंगल बनता है वो एंगल ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये बात आपके यहाँ पे ध्यान रखोगे। ठीक है, अब ये बात हमें पता चल गई। अब ये बात क्या क्या पता चल गई कि टॉर्क क्लॉकवाइज है लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो टी तो इस डायरेक्शन में हो गया और डी थीटा इस डायरेक्शन में हो गया। तो इस फॉर्मूले को मैं आगे खोलता हूँ, तो इस फॉर्मूले को मैं आगे खोलूँगा तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर कितना आ जाएगा? तो डी थीटा कोस थीटा हमारे पास प्राप्त होता है, क्योंकि ये क्या डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आ जाएगा। और कोस थीटा में क्या आ जाएगा? दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना? इसको इस तरह रोटेट करवाना है लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। और 180 का यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का टो डी थीटा हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं डी थीटा, डी आर या फिर डी एस, डेल एस, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसका हम समाकलन करते चलते हैं, साथ में समाकलन करते चलते हैं। ठीक है, डी थीटा लगा दिया। अब टो की और डी थीटा की हम वैल्यूज पुट कर देते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक करवा रहे हैं और टॉर्क कितना करवा रहे हैं, तो वो हम निकालते हैं। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल टू डी थीटा कहाँ से कहाँ करवा रहे हैं? θ1 से θ2 तक। ये नेगेटिव साइन बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा पी साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। पी साइन थीटा डी थीटा में प्राप्त हो जाएगा। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। पी और ई दोनों क्या हमारे पास कांस्टेंट आ जाएंगे, ये तो फिक्स वैल्यू आएंगे, तो माइनस का पी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। θ1 से कहाँ जाएंगे? θ2 जाएंगे। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का नेगेटिव का कोस थीटा प्राप्त होता है। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक कितना आ जाएगा? डब्ल्यू इलेक्ट्रिक हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस का पीई माइनस ऑफ कोस थीटा प्राप्त हो जाता है। लिमिट लिखेंगे θ1 से ये θ2 प्राप्त हो जाएगा। अब ये इतना प्राप्त हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको आगे लिखता हूँ। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक कितनी प्राप्त हो जाएगी? डब्ल्यू इलेक्ट्रिक प्राप्त हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो पीई कोस अपर लिमिट आता है, तो अपर लिमिट में कोस θ2 आ जाएगा और लोअर लिमिट में आ जाएगा कोस θ1, और ये हम ब्रैकेट में बंद प्राप्त करते हैं। अब डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स कितना प्राप्त हो गया? पीई कोस θ2 माइनस कोस θ1, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स प्राप्त हो गया। किसी भी डाइपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करवाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ता है? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करती है? पीई कोस θ2 माइनस कोस θ1 करती है। कितना वर्क करेगी? पीई कोस θ2 माइनस कोस θ1।
अब इसके बाद में हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और दोनों आपको देख लें, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। हम जानते हैं, हम पहला लगाते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल, पूरा नहीं लिख रहा मैं आपको साथ में बोल रहा हूँ, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका नेगेटिव वर्क डन है वो किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, U final माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो U फाइनल क्या है, फाइनल तो कहाँ पर था, थीटा 2 पर था, फाइनल कहाँ पर था, थीटा 2 पर था। U थीटा 2 माइनस U थीटा 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स है PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये इतना वैल्यूज पुट कर दिया, अब ये हमें क्या प्राप्त हो गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हो गई है। कितनी प्राप्त हो गई, नेगेटिव का PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब यहाँ पर कुछ एज्यूम किया जाता है, वो क्या एज्यूम किया जाता है वो हम यहाँ लिखते हैं, एज्यूम दैट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, और थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर हमें पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो प्राप्त होती है। ये बहुत बड़ा जंक्शन है। जिस प्रकार हम ये देखते हैं, प्रकार से हम क्या देखते हैं, इन्फिनिटी पर हमें पोटेंशियल क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है, उसी प्रकार इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्राप्त होती है, और इसी के साथ 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो एज्यूम करते हैं। ये बहुत बड़ा जंक्शन है, ये साथ में लिखते चलेंगे। अब ये वैल्यू जिसके अंदर पुट करेंगे तो U 90 डिग्री, ठीक है, U 90 डिग्री माइनस U थीटा इज इक्वल टू माइनस का PE कोस थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री माइनस कोस थीटा 1 की वैल्यू थीटा, तो 90 की वैल्यू हो जाता है 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये भी की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो माइनस का U थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ PE नेगेटिव ऑफ कोस थीटा, ठीक है। अब इस नेगेटिव साइन से ये नेगेटिव साइन गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी प्राप्त होगी, माइनस का PE कोस थीटा प्राप्त होती है। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डायपोल मोमेंट को रखते हैं किसी एंगल के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी प्राप्त होती है, PE कोस थीटा प्राप्त होती है। एक तो ये बढ़िया तरीका से एकदम से इसके अंदर पूरा आपको डिटेल के साथ में बताया जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल प्राप्त होता है, उस पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल हम पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त करते हैं, वो इस प्रकार से होता है। एक हम बुक्स के अंदर सीधा डायरेक्ट पढ़ते हैं, इसके अंदर इतना थ्योरी मिस रहती है, और डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं वो यहाँ पर हम बताते हैं कि वहाँ पर क्या करते हैं, हमें ये बोलते हैं कि हमारे पास जो वर्क है, जो हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं वह हमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मिलता है। वी फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल वर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये प्राप्त करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, यू किसके रूप में प्राप्त होता है, एक्सटर्नल वर्क के रूप में, जो एक्सटर्नल एजेंट है वो वर्क करता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, हमने यहाँ पे कौन सा फोर्स निकाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, एक्सटर्नल फोर्स नहीं निकाला, एक्सटर्नल वर्क नहीं निकाला। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जानते हैं W एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिक फोर्स, इस वाला फॉर्मूले से हम इसको एक्सटर्नल निकालेंगे। तो एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका नेगेटिव वैल्यू हुई क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, फोर्स के वर्क के बराबर होता है। तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक, यहाँ पर मैं लिखूंगा, और वो वैल्यू यहाँ लिखने के बाद में मैं ये वैल्यूज पुट कर दूंगा सीधी, तो माइनस का PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 प्राप्त हो जाएगा। ये हमें पोटेंशियल प्राप्त हो जाती है, ये हमें क्या प्राप्त हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम प्राप्त हुई है ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने थीटा 2 वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब ये सेम बाद में ये सेम रहेगा, ये की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। कुछ यहाँ पर ये वाला तरीका अपना देते हैं, यहाँ पर कुछ ये तरीका देता है, बाकी आगे का सेम रहेगा। इस प्रकार से हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डायपोल रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये प्राप्त होती है। एक बार दोबारा से मैं शॉर्ट में इसको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या रिवाइज करेंगे, देखो इसके अंदर हमारे पास क्या, बिल्कुल कुछ भी नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर कोई भी डायपोल रखते हैं, पुट इन द डायपोल,
पुट इन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे डाइपोल को रखा जाता है तो डाइपोल के ऊपर कोई भी फोर्स कार्य नहीं करता, नेट फोर्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उसके ऊपर टॉर्क कार्य करेगा। टॉर्क किसके कारण, रोटेशनल मोशन के कारण प्राप्त होता है। तो उसके अंदर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे और टॉर्क तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण वो एंगल 180 लगाएंगे। एंगल 180 लगाने के कारण हमारे पास माइनस का टो डी थीटा प्राप्त होगा। टो की वैल्यू पी ई साइन थीटा होती है, वो यहाँ पर पुट करेंगे और आगे सोल्व करते जाएंगे। तो सोल्व करते जाएंगे तो फिर इस प्रकार से हमें यू थीटा इक्वल टू माइनस का पी ई कोस थीटा प्राप्त होता है और ये पोटेंशियल एनर्जी ये भी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट यदि एक ही एंगल दे रखा है तो इस क्वेश्चन से करेंगे और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब देखो एक्सटर्नल वर्क पूछ लेता है, आपको कोई बोलेगा कि कोई भी एजेंट है आपको उसको एक्सटर्नल वर्क करना है तो एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला आपको क्या है, जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का निकाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स के दौरान जो वर्क डन निकाला है उसका नेगेटिव क्या लगा देंगे, तो नेगेटिव निकालते ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन हम इस प्रकार से निकालते हैं। ये बढ़िया तरीके से फील्ड के साथ में हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चंस करवाने से पहले हम कुछ आपको इसके कंडीशंस बता देते हैं। हमें फॉर्मूला क्या प्राप्त होता है, U इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी ई कोस थीटा हमें प्राप्त हुआ था। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला प्राप्त हुआ था, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा था, जब अगर ये भी फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं तो हमें फॉर्मूला ये प्राप्त हुआ था। चलो मान लेते हैं कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला प्राप्त हुआ था कि पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 प्राप्त हुआ था। फिर हमने क्या किया था, इस फॉर्मूले में थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री रखा था और थीटा इक्वल टू थीटा रखा था और उससे फॉर्मूले से हमें यू इक्वल टू क्या मिल गया था, नेगेटिव ऑफ पी ई कोस थीटा प्राप्त हो गया था। ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया था। अब इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ कंडीशंस आती हैं, वो कंडीशंस में हम आपको बता देते हैं। कंडीशंस ये आएंगे कि सर कंडीशन किसके लिए, इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन बताएंगे। सर मैंने तो सोचा अपनी एक्स से बात करने के लिए कंडीशंस होगी। हाँ, उससे बात करने के लिए भी कंडीशन है कि आपको ये तीनों कंडीशन तरीके से देखना लेक्चर के अंदर। जितने भी लेक्चर आते हैं बढ़िया तरीके से पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो। सर इतने मैं तो नहीं बना लूँगा। चलो तो अब इसके ऊपर आते हैं। तो कंडीशंस क्या होगी, एक बार तो हम ले लेते हैं कोस थीटा इक्वल टू, या फिर कोस थीटा इक्वल टू क्यों लें, पहले डायरेक्ट ले लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं, फिर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, जैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस यहाँ पर भी आएंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन और क्वेश्चंस के अंदर वो बहुत अच्छे से आपको बता दी जाएंगी और वो यहाँ पर भी आने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर देखो, जब 0 डिग्री होता है, जब यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा 0 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये आ जाएगा हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डायरेक्शन में ही क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन में ही क्या रखेगा हमारे पास डाइपोल रखेगा। ठीक है, डाइपोल देखो इसी डायरेक्शन में डाइपोल जा रहा है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, दोनों के मध्य एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के एंगल में हो जाएगा 0 डिग्री। तो एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना रहेगा, नेट फोर्स हमें 0 प्राप्त होता है। टॉर्क कितना प्राप्त होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ई हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है हमें, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, और उसके बाद में एनर्जी के ऊपर आते हैं तो वो होती है माइनस का पी ई साइन थीटा प्राप्त होती है, माइनस का पी ई कोस थीटा प्राप्त होता है। तो ये कोस थीटा यहाँ पे लगते हैं, तो माइनस पी ई कोस 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री 1, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ पी ई। अब ये हमें प्राप्त हो गई, ये मैंने आपको देखो सारी कंडीशंस बता दी है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखते हैं और एंगल 0 डिग्री बना रहा है तो नेट फोर्स 0 रहेगा, टॉर्क 0 रहेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पी ई रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इसको अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोला जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि इसके अंदर मीन पोजीशन भी बोला जाता है इसको, और क्या बोला जाता है साथ में, इसको अनस्टेबल नहीं सॉरी इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन।
इसको क्या बोला जाएगा, सॉरी इसके अंदर आपको क्या आज थोड़ा सी मिस्टेक हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, वो इसको एक साथ में और भी बोला जाता है मेन पोजीशन, क्या बोला जाता है, मेन पोजीशन भी बोला जाता है, ठीक। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर मेन पोजीशन भी लिखा हुआ आ सकता है, ये कुछ भी नाम देख के आ सकता है। ये भी बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये सब कुछ भी आ सकता है। तो पूरी बातें आपको बता दी। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, या तो एंगल 0 डिग्री बोलेगा, एंगल 0 डिग्री नहीं बोल रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों पैरेलल हैं, ऐसा नहीं बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पोटेंशियल रखा हुआ है, ऐसा बोल सकता है। ऐसा भी नहीं बोल रहे तो बोलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ऐसा भी नहीं बोलेगा तो इसके अंदर बोलेगा सर कैसा बोलेगा, तो ये बता दो। तो इसके अंदर लास्ट बोल सकता है मेन पोजीशन, सर मैं तो जा रहा हूँ या ऐसा कौन बोलेगा, वैसा बोलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आगे वाली कंडीशन में आते हैं, अब नहीं बताएंगे ऐसा वैसा, साथ में लिखते हुए चलना है आपको। तो इसके अंदर देखो दूसरी कंडीशन क्या है, थीटा इक्वल टू आपके पास प्राप्त हो जाती है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा डाइपोल मोमेंट आपका क्या है, परपेंडिकुलर प्राप्त होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट भी हो जाएगा, ये देखो परपेंडिकुलर बनाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्राप्त होते ही नेट फोर्स तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहना है, 0 ही रहना है। टॉर्क के ऊपर आते हैं, तो टॉर्क इस फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट रखूंगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें, साइन 90 की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 1, तो ये आ जाएगा टॉर्क पी आ जाएगा। तो इसके अंदर टॉर्क तो काम करेगा, वो कितना आएगा, पी आ जाएगा। यूनिफॉर्म के अंदर आ जाएगा टॉर्क पी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो कोस 90 होता है 0। तो यही मैं बोलना चाह रहा था, वहाँ पर आपको बताया था कि अज्यूम किया था, एजम्पशन किया था, कोस U90 के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ भी करवा दिया, ये क्या होती है, 0 पर हमें क्या प्राप्त होगा, U90 पर हमें पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की 0 प्राप्त होती है। इसके बाद में हम आते हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी 180 का मतलब होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहे हैं, डाइपोल मोमेंट, ये दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा होगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स तो कितना ही आना है, नेट फोर्स तो 0 ही प्राप्त होना है, ठीक है। नेट फोर्स 0 होने के बाद टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हैं। टॉर्क में यहाँ पे क्या लिखूंगा, टॉर्क यहाँ लिखूंगा साइन 180 का। अब साइन 0 लिखो या फिर 180 लिखो, कितना प्राप्त होना है, 0 ही प्राप्त होना है। तो यहाँ पे आपको 0 प्राप्त होगा। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि टॉर्क कहाँ कहाँ 0 प्राप्त होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री 180 डिग्री पर हमें टॉर्क 0 प्राप्त होता है। तो टॉर्क मिनिमा कहाँ पर होता है, 0 डिग्री पर, ठीक है। और इसके साथ में ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो 180, तो कोस 180 का वैल्यू यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ, कोस 180 का वैल्यू होता है -1, तो U इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये आ जाएगी हमारी मैक्सिमा, ये हमारी क्या आ जाएगी, मैक्सिमा पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैक्सिमा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पी। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, तो ये भी बता दो। ये बोलेंगे अनस्टेबल, इसको बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डाइपोल की डायरेक्शन ये। अब डाइपोल के जैसे देखो, अब इस पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसको ये क्या पुनः रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इसको क्या करेगा, अपनी अनस्टेबल से स्टेबल में लाने की कोशिश करेगा। अनस्टेबल से कहाँ लाने की कोशिश करेगा, अनस्टेबल से स्टेबल में लाने की कोशिश करता है। इसके कारण इसको अनस्टेबल बोला जाता है। मतलब इसको 180 डिग्री एंगल है तो इसको 0 डिग्री एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो इसके ऊपर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इस प्रकार से काम करता है कि इसको ये रोटेट करवाएगा, और रोटेट करवा कर इसको इस कंडीशन में लाने की
कोशिश करता है, तो ये इस प्रकार से इसके अंदर रोटेट करती रहती है, इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला जाता है। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन आपको ये भी बोला सकता है, मेन पोजीशन से आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना है, रोटेट करवाना है, थीटा बराबर 0 से 180 पर आपको रोटेट करवाना है, किसी भी प्रकार से बोल सकता है। हम क्वेश्चन आपको देते हैं, ये आप एक बार नोट करेंगे। अब बोर्ड पर आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, बस इसके अंदर बोला कुछ अलग गया है। इसके अंदर दोनों में आपको क्या निकालना है, फाइंड द रोटेटिंग वर्क निकालना है एक डाइपोल को, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है वो आपको देखना है। अब इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर बोला गया था आपको, इसके अंदर थ्योरी में बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई थीटा बराबर 60 डिग्री एंगल पर डाइपोल मोमेंट रखा गया था, उसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक रोटेट करवाने में कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा वो ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दे दिया, उसके बाद में बोला गया है कि डाइपोल मोमेंट को स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रोटेट करवाना है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि वहाँ पर एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वहाँ पर एंगल हमारे पास 180 डिग्री प्राप्त हो जाता है। तो वहाँ पे 0 डिग्री से 180 डिग्री पर रोटेट करवाने के लिए हमें कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा वो यहाँ पे बताना है, और यहाँ पर हमें बताना है थीटा बराबर 60 डिग्री से, मतलब इनिशियल से फाइनल तक जाने में कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा हमें वो बताना है। दोनों में एक्सटर्नल वर्क ही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो हम क्या जानते हैं, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जानते हैं, वो कितना होता है, नेगेटिव पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 प्राप्त होता है, ठीक है। और वहीं पर हम एक्सटर्नल की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 मेरे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अपोजिट लिख दिया, ये आ जाएगा मेरे पास एक्सटर्नल वर्क आ जाएगा, और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक वर्क आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क ये प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें ज्ञात किसका करना है, यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क के द्वारा करना है, एक्सटर्नल वर्क के यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर तो देखो सेम ही दे रखा, कुछ भी नहीं, पोटेंशियल को P ही मानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E ही दे रखी है, और दोनों एंगल दे रखे हैं, दोनों एंगल यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास एक्सटर्नल वर्क प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे आप दोनों एंगल ये दे रखे हैं वो पुट करोगे, वैसे आप आंसर निकालते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब वो आंसर गलत क्यों हुआ वो आपको समझना है यहाँ पर। अब मैं स्टार्ट से बोलता आ रहा हूँ कि ये जो एंगल ले रहे हैं वह एंगल लेते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल की डायरेक्शन के मध्य जो एंगल बन रहा है वह हमें लेना है। तो देखो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की ओर डाइपोल की डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो पहले ही स्टार्ट में यहाँ था तो ये एंगल हो गया थीटा 1 डिग्री। तो ये तो ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, तो ये एंगल थीटा 1 प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो ये डाइपोल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये P हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये डाइपोल की डायरेक्शन हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के मध्य ये एंगल प्राप्त हो रहा है, ये एंगल हमें प्राप्त होना चाहिए, ये वाला एंगल। लेकिन यहाँ पर ये एंगल दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें थीटा 2 की वैल्यू नहीं दी है, हमें डिस्प्लेसमेंट किसका नहीं दिया है, थीटा 2 नहीं दिया गया है, तो वो ज्ञात करेंगे पहले। तो इसके कारण आपको देखने में इजी लग रहा था, इसके कारण इसमें बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ही आपको ध्यान रखना है। तो थीटा 2 का वैल्यू हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 60 तो ये हो गया, 60 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, 60 ही ये बन जाएगा। तो ये 60 और ये वाला 60, तो ये कितना तो टोटल 120। तो थीटा 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 60, और थीटा 2 हमारे पास आ जाएगा 120, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट दे ही रखा है, तो W बाई एक्सटर्नल वर्क कितना आ जाएगा, माइनस का PE कोस 120 माइनस कोस 60। तो इसका वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ, ये आ जाएगा माइनस का 1/2, ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू PE हमारे पास प्राप्त हो जाता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, PE हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर PE आने के बाद में हम इस सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आई होप ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेंगे। हमें सब कुछ पता रहता है, क्या क्या पता रहता है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये प्राप्त होता है, वो किससे प्राप्त होता है, एक्सटर्नल वर्क के द्वारा प्राप्त होता है।
अब वो एक्सटर्नल वर्क के द्वारा हमें प्राप्त होता है तो वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक बोलेगा तो ये इस प्रकार से प्राप्त होगा। एंगल्स का हमें पता रहना चाहिए कि एंगल्स कौन कौन से की बात कर रहा है। एंगल होते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की डायरेक्शन के मध्य बनने वाले एंगल लेने। लेकिन यहाँ पर एक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के मध्य बना एंगल दे दिया, लेकिन दूसरा वाला इन दोनों के अपोजिट वाला एंगल दे दिया, लेकिन इनके डायरेक्शन वाला एंगल चाहिए तो वो हम ज्ञात करेंगे। वो ज्ञात कैसे करेंगे, ये एक लीनियर लाइन पर हमें एंगल प्राप्त होता है 180 डिग्री, तो इसके अंदर ये 60 और ये 60 दे रखा है तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री ये वाला भी, ठीक है। तो ये 60 आ जाएगा तो ये और ये इन दोनों का सम हमारे पास ये आ जाएगा 120। तो θ2 की वैल्यू 120 हो गई और θ1 की वैल्यू 60 हो गई। वे वैल्यू इसके अंदर जैसे ही पुट करते हैं तो हमारे पास एक्सटर्नल वर्क आ जाएगा। अब एक्सटर्नल वर्क ये आते ही हमारे पास इसका आंसर प्रो हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो वो वाला क्वेश्चन तो आप आसानी से कर दोगे। क्यों, क्या कर सकते, इसके अंदर क्या बोला गया, एक्सटर्नल वर्क इसके अंदर पूछा गया तो एक्सटर्नल वर्क हो जाएगा पी नेगेटिव पीई कोस θ2 माइनस कोस θ1। अब इसके अंदर आप मेरे को ये बताओ कि θ1 और θ2 की वैल्यू कितनी है। इसके अंदर क्या बोला गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम से आपको नॉन स्टेबल या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें कब प्राप्त होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है हमारे पास 0 डिग्री पर, नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है 180 डिग्री पर। और ये वैल्यू जैसे ही हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल वर्क कितना आएगा वो आपको बताना है। हाँ, तो ये आंसर आप बताएंगे। आप आई होप सभी ने कर लिया होगा। इसके अंदर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको क्या करना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री से अनस्टेबल डिग्री मतलब 180 डिग्री 180 डिग्री पर आपको रोटेट करवाना है। उसके अंदर एक्सटर्नल वर्क पूछा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा नेगेटिव का पीई कोस θ2 के वैल्यू 180 है, 180 का वैल्यू -1 होता है, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा तो ये -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और पी की वैल्यू हमें दे रखी है पोटेंशियल की 3.2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ये तो माइनस का 2 लगा दिया, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 10⁴ × 2 दे रखा है। अब इसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा और इसके साथ में हम आपको लेक्चर को करते हैं ख़त्म और नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे आपका कैपेसिटेंस का लेक्चर। तो ठीक है, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।